स्वागत है आप सबका आज के इस लेक्चर में। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसे हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में दिया। अब इस अनिश्चितता का सिद्धांत, वो भी भौतिक विज्ञान में, तो इसकी एक पूरी चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये अचानक जहां फिजिक्स में हम लोग वास्तविक मापन की बात करते हैं, थोड़ा सा भी त्रुटि नहीं होना चाहिए ऐसी बात करते हैं, वहां अनिश्चितता आ गई। तो इसकी एक व्याख्या होनी चाहिए, है ना। तो कैसे व्याख्या होनी चाहिए? देखिए, हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये बात आई कहां से। तो ये चार लोग हैं जिनसे मिलना बहुत जरूरी है आपको। मेरे ख्याल से ये चारों से मिलिए। ये जो पहले दिख रहे हैं, इनको तो आपने देखा है, ये इनके बारे में आप देखे भी हैं, जानते भी हैं। ये है लुईस डी ब्रोगली। लुईस डी ब्रोगली ने ही इसकी शुरुआत की। किसकी? पहले तो हम लोग ये मानते थे कि कण तो कण होता है, तो क्या भाई क्लासिकल यांत्रिकी के हिसाब से एक गतिशील कण है तो किसी भी समय पर उसकी स्थिति ज्ञात की जा सकती है, उसका वेग ज्ञात किया जा सकता है, तो उसका संवेग भी ज्ञात करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि भाई संवेग बराबर मात्रा गुणित वेग होता है। ठीक है ना। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? चिरसम्मत यांत्रिकी के हिसाब से, क्योंकि उस समय कण केवल कण होता था। अब क्या हुआ? जब 1924 में डी ब्रोगली आए तो इन्होंने कहा भाई कि कण कण बस तो नहीं रहता, उसके साथ तरंग संबंधित होता है। लो, अब पहले हम लोग कण और तरंग अलग अलग मान रहे थे ना भाई, कण की बात अलग करते थे। फिर तरंग जब आया तो उसमें परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण आदि बात की, और हमारे हिसाब से दोनों अलग अलग होते हैं। 1924 में डी ब्रोगली सर ने अपनी परिकल्पना दी, जिसमें कहा कि गतिशील कण के साथ तरंग संबंधित होता है। अब बाद में यह पता चला कि एक तरंग संबंधित नहीं रहता गतिशील कण के साथ, बल्कि अनेक तरंग संबंधित होते हैं। इसके बारे में किसने कहा? तो भाई इसके बारे में इन्होंने कहा, श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर सर का क्या कहना है? इनका कहना था कि एक जो गतिशील कण के साथ गतिशील कण है, उसके साथ अनेक तरंग संबंधित होते हैं, जिनकी आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और वेग भिन्न भिन्न होते हैं। और जब ये चल रहे होते हैं तो इन तरंगों में अध्यारोपण होगा और अध्यारोपण से तरंग पैकेट बनता है। शायद याद हो आपको। ठीक है। अब इसका मतलब यह हुआ कि गतिशील कण के साथ अनेक तरंग संबंधित है। देखो, अभी हम लोग कण को कण माने, तरंग नहीं मान रहे थे। फिर 1924 में डी ब्रोगली सर के हिसाब से हमने कहा कि कण के साथ तरंग संबंधित होता है। बाद में श्रोडिंगर ने उसमें मॉडिफिकेशन किया, संशोधन किया और कहा एक नहीं अनेक तरंग संबंधित होते हैं, जिनकी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य अलग अलग होंगे, जिनके अध्यारोपण से क्या बनेगा? तरंग पैकेट बनेगा। अब सवाल ये आया कि इस तरंग पैकेट में कण कहां होता है? आएगा ना सवाल ये कि भाई ये जो आपका तरंग पैकेट ऐसे बनता है, ऐसे बनाए थे ना हम लोग तरंग पैकेट को, याद आ रहा है आपको? और इसमें आप लोगों ने वेव दिखाया था इस तरीके से। अब सवाल आया इसमें कण कहां रहता है? कण कैसा? अब हम लोग छोटे कण की बात करेंगे। आप पूछेंगे क्यों? तो भाई डी ब्रोगली सर के हिसाब से अगर आप देखें तो आपने क्या संबंध निकाला था? डी ब्रोगली सर ने कहा था कि लेमडा इज एच बाई एम वी। भाई एम का मान जितना कम होगा, लेमडा का मान उतना ज्यादा होगा। तो हम लोग अब परमाणु जगत में चले आते हैं। परमाणु मतलब जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर अल्फा बीटा कण के बारे में भी बात कर सकते हैं। छोटे छोटे कण, तो ये कहां होंगे? तो ये भी एक बड़ी समस्या रही कि कण कहां रहे।
अब इसके लिए क्या करें? अब इसके लिए इनसे मिलिए। ये आपके नए साइंटिस्ट आ गए, है ना? इनसे मिलना भी जरूरी है। अब आप इनसे मिलिए, स्पेशली इन्हीं से, ये दोनों से। अब ये दोनों आ गए, तो इसमें सबसे पहले इनसे मिलिए। ये है मैक्स बॉर्न। मैक्स बॉर्न ने प्रोबेबिलिटी की बात की, संभावना या प्रायिकता की बात की। जैसे हम लोग कहें कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती लेकिन होती हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? संभावना व्यक्त करते हैं। जैसे हम लोग कहें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्या कहते हैं कि भाई ये हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, इस साल क्वेश्चन पेपर में या इस साल के पेपर में आ सकता है। क्या बोलते हैं आप? इस साल के पेपर में आ सकता है, आएगा ये फिर अतिशयोक्ति है। आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 99.9% चांस है, आ सकता है। सकता है, आएगा नहीं बोलते हम लोग। समझ में आ रही ना बात? तो मैक्स बोर ने ये कहा कि आपका ये जो कण होगा ना, उसकी स्थिति तरंग पैकेट में कहीं भी हो सकती है। कहां हो सकती है? तरंग पैकेट के अंदर किसी भी स्थिति पे हो सकती है। तो मैक्स बोर ने एक संभावना व्यक्त की। ठीक। अब भौतिक विज्ञान में संभावना शब्द आ गया, प्रायिकता शब्द आ गया। क्यों आया? क्योंकि तरंग पैकेट के अंदर कण कहां होगा, इसके लिए मैक्स बोर ने आपको सलाह दिया, है ना? तो मैक्स बोर के संभावना व्यवस्था के अनुसार, संभावना मतलब प्रायिकता व्यवस्था के अनुसार, कण की स्थिति उस तरंग पैकेट में कहीं भी हो सकती है। ठीक, समझ में आया इतना? फिर उन्होंने क्या कहा? यदि तरंग पैकेट का आकार छोटा है, देखिए भाई, अब जगह छोटा कर दो। किसी आदमी को आपको ढूंढना है, जैसे मैं कहूं बिलासपुर शहर में ढूंढना है, तो बिलासपुर शहर में ढूंढना बड़ी जगह हो गई। चलो अब मैं कहूं किसी आदमी को एक कॉलोनी में ढूंढना है, ठीक। और अगर मैं ये कह दूं किसी आदमी को एक कमरे में ढूंढना है, आसान कौन है? कहां ढूंढना आसान है? तो भाई साइज जितना छोटा होगा तरंग पैकेट का, तो कण की स्थिति क्या होती जाएगी? नियत की जा सकती है, छोटा किया जा सकता है ना। और कण क्या कर रहा है? चल रहा है, तो उसका वेग क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। ठीक। इस प्रकार स्थिति नियत करने पर वेग अनिश्चितता या वेग में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। ठीक। यदि आप ये कहिए कि यदि तरंग पैकेट का आकार बड़ा है, काफी बड़ा कर दिया, तरंग पैकेट का आकार अगर बड़ा हो जाता है तब उसका वेग नियत किया जा सकता है। मतलब जैसे मैं ये कहूं कि आपके घर में जो हॉल है वहां पे आपको रेस लगाना है, ठीक है? तो रेस लगाना कठिन कार्य है कि सहज है? छोटी जगह में, एकदम छोटी जगह आपके हॉल में रेस लगाना है, रेसिंग करना है, और उसी साइज को अगर बढ़ा दें तो आपके वेग को नियत कर सकते हैं ना भाई कुछ देर के लिए। तो इसका मतलब यदि तरंग पैकेट का आकार बड़ा है तब उसका वेग नियत किया जा सकता है, परंतु उसकी स्थिति की अनिश्चितता बढ़ जाएगी। बिलासपुर के अंदर किसी आदमी को ढूंढना है ना, तो क्या हुआ? स्थिति की अनिश्चितता बढ़ गई। इस प्रकार आपने क्या समझा? स्थिति की निश्चितता के साथ संवेग की अनिश्चितता जुड़ी है। मतलब अगर स्थिति नियत कर रहे हैं तो वेग अनिश्चित हो जा रहा है। वेग मतलब संवेग। क्यों भाई? वेग अगर अनिश्चित है तो संवेग बराबर मात्रा गुणित वेग होता है, तो उसके हिसाब से क्या बोलेंगे आप? अगर वेग अनिश्चित है तो संवेग अनिश्चित हो जाएगा। और आप ये देख रहे हैं कि अगर वेग निश्चित कर दे रहे हैं, यानी कि संवेग निश्चित कर दे रहे हैं, तो स्थिति में अनिश्चितता बढ़ जा रही है।
तो ये प्रायिकता या संभावना की बात किन्होंने रखी? मैक्स बोर्न ने। और उसी समय ये जो हाइजेनबर्ग थे, इनके असिस्टेंट थे मैक्स बोर्न के, इन्हीं के अंडर ये काम कर रहे थे। तो क्या हुआ, अब हाइजेनबर्ग ने इनके संभावना व्याख्या के अनुसार, प्रायिकता व्याख्या के अनुसार, किसके? मैक्स बोर्न के, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि अपना एक नियम दिया, कह दो एक सिद्धांत दिया। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि परमाणविक जगत में, जहां छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कण हैं, सूक्ष्मतम कण हैं, किसी कण की, इसको आप लोग ऐसे समझिए, ये देखिए इस चित्र को, ये है आपका, आप ऑब्जर्वर हैं, ये कोई कण है, ये ऑब्जर्वर हैं आप, ये कण है यानी कि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ये इसकी स्थिति आप देख रहे हैं, और दूसरा इसके साथ तरंग संबंधित है, तरंग पैकेट कहिए, ठीक है। तरंग पैकेट मतलब संवेग, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। तो एक साथ इन दोनों का ऑब्जर्वेशन संभव नहीं है। कैसे? अब मैं थोड़ी सी और व्याख्या को बड़ा कर देता हूं, चलेगा ना कि ऐसा लग रहा है कि बोर हो रहे हैं? भाई समझ लेते हैं कि हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता वाली सिद्धांत क्यों लाया, कैसे आया उनके दिमाग में, ये पहले समझ तो लें। तो संभावना सिद्धांत के अनुसार अगर आप देखें तो उनके हिसाब से ये था, मैक्स बोर्न ने ये कहा कि कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगा? आयाम के वर्ग पर निर्भर करेगा। जहां आयाम जितना ज्यादा होगा वहां कण के होने की प्रायिकता अधिकतम होगी। वहीं होगा नहीं बोल रहे हो, वहां होने की प्रायिकता सर्वाधिक होगी उनकी। समझ में आया? प्रायिकता की बात हो रही है। जैसे आप, मेरी प्रायिकता कहां होने की होगी? तो आप लोग बोलेंगे भाई लैब में होंगे, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट लैब में ही है, तो अधिकतर हम कहाँ रहेंगे? लैब में ही। लेकिन आप निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि मैं लैब में ही हूँ। हो सकता है मैं कहीं घूमने चला गया हूँ, हो सकता है मैं क्लास में हूँ, हो सकता है मैं ग्राउंड में हूँ, है ना? तो अधिकतम प्रायिकता कहाँ पाए जाने की होगी? लैब के अंदर। मतलब जहां पे आयाम अधिक होगा वहां पे कण रहेगा, तरंग पैकेट के अंदर जहां आयाम अधिकतम रहेगा। ठीक, समझ में आ गई बात? तो अगर मैं ये कहूं कि अगर आयाम या तरंग दैर्ध्य लगभग एक से है, देखिए यहाँ पे इस स्थिति में देखिए, कण कहाँ हो सकता है? यहाँ भी हो सकता है, ये कण यहाँ भी हो सकता है, कण यहाँ भी हो सकता है, कण यहाँ भी हो सकता है। तो कण की अनिश्चितता बढ़ गई। तरंग दैर्ध्य देखिए इसका फिक्स है। संवेग की अनिश्चितता बिल्कुल नहीं, संवेग तो लगभग नियत है। कैसे? p बराबर, है ना भाई, h बाई लैम्डा के हिसाब से। लेकिन कण की स्थिति की अनिश्चितता बढ़ गई। और इसी को मैं बदल देता, जैसे मैं ये कहूं कि आपके पास एक ऐसा तरंग है, ऐसा, तो कण कहाँ रहेगा? इस एरिया में कहीं भी हो सकता है। लेकिन देखिए अब तरंग दैर्ध्य की अनिश्चितता बढ़ गई। ठीक है, मतलब स्थिति नियत होने से आप संवेग की अनिश्चितता बढ़ा दे रहे हैं, और संवेग को नियत करने से स्थिति की अनिश्चितता बढ़ जा रही है। समझ में आया? अब इन सब विचार को या इन सब व्याख्या को मैक्स बोर्न के, ये सारी व्याख्या को देख करके हाइजेनबर्ग ने एक बात रखी, कहिए क्या बात रखी उन्होंने? उनका कहना था कि परमाणुवीय जगत में किसी कण के व्यवहार को प्रदर्शित करने वाली, परमाणुवीय जगत में किसी कण के व्यवहार को प्रदर्शित करने वाली दो संयुग्मी परिवर्तनशील राशियां, ये संयुग्मी पे आपका ध्यान रुक गया होगा, मैं इसको थोड़ी देर में बताता हूं। तो कोई भी दो परिवर्तनशील राशियों के एक साथ मापन में सदैव एक त्रुटि या अनिश्चितता संबंधित रहती है। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं ये? इनका ये कहना है कि अगर आप परमाणविक जगत की बात करते हैं तो किसी परमाणविक कण के, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा, ये सब के व्यवहार को प्रदर्शित करने वाली दो राशियों को एक साथ
अति शुद्धता से नहीं मापा जा सकता। कैसी दो राशियों को? संयुग्मी राशियों को। कैसे संयुग्मी राशियां? ऐसी दो राशियों का युग्म जिनका विमीय सूत्र ये है। क्या विमीय सूत्र आता हो? ये आता हो। नहीं कर सकते आप मेजरमेंट, शुद्धता से आप नहीं नाप सकते। लेकिन अनिश्चितता का सिद्धांत केवल परमाणु जगत में सत्य है। अगर आप क्लासिकल में आते हैं तो ये गलत है, क्योंकि हम न्यूटन यांत्रिकी के हिसाब से किसी कण की स्थिति, किसी कण का वेग और किसी कण के द्रव्यमान से किसी कण का संवेग निकाल सकते हैं, उसकी ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन परमाणु जगत में आप जाते हैं, सूक्ष्म स्तर पर बात करते हैं, तो हाइजेनबर्ग का नियम लागू होगा और तब आप मैक्स बोर्न के संभावना सिद्धांत को के हिसाब से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि कण दिखता नहीं है, होने की संभावना व्यक्त करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई आपको? परमाणुवीय जगत में किसी परमाणुवीय कण के व्यवहार को प्रदर्शित करने वाली दो संयुग्मी राशियों को एक साथ अति शुद्धता से, शब्द पे ध्यान देना भाई ना, अति शुद्धता से नहीं मापा जा सकता। ये सलाह कौन दे रहे हैं? हाइजेनबर्ग। किसके आधार पर? मैक्स बोर्न के प्रायिकता व्याख्या के अनुसार। उन्होंने बताया ना भाई, तरंग पैकेट छोटा रहेगा तो स्थिति नियत, संवेग में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। तरंग पैकेट का आकार अगर आप बड़ा कर देंगे तो संवेग को नियत कर सकते हैं, लेकिन स्थिति में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। इसके हिसाब से कहा गया कि दो संयुग्मी राशियों का शुद्धता पूर्वक मापन संभव नहीं है। कहां नहीं है? परमाणुवीय जगत में। हमारे इस जगत में नहीं। यहां तो हम लोग न्यूटन के नियम लगा देंगे, स्थिति भी बता देंगे, गति भी बता देंगे, संवेग भी बता देंगे, ऊर्जा भी बता देंगे, सारी चीजें बता सकते हैं। तो ये केवल कब लागू होगा? परमाणुवीय जगत में। ठीक, संयुग्मी राशियां जैसे जिनका विमीय सूत्र ml²t-1 हो। कैसे? जैसे मैं कहूं x मतलब पोजीशन, l लिखते हैं इसको, और ये है संवेग मतलब मात्रा गुणित वेग, मात्रा और वेग का विमीय सूत्र याद है ना आपको? LT-1। चेक करके देखिए इसको कितना हुआ, m का ये m, l और l दोनों मिलके l² और ये t-1, इस प्रकार के राशियों के लिए। ठीक है, समझ में आया? ये कैनोनिकल संयुग्मी राशियां हैं। लेकिन बात किसकी हो रही है? परमाणुवीय जगत की। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब देखिए इसकी वास्तविक क्या बात रखी इन्होंने, हाइजेनबर्ग ने, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूं आपको। ये लास्ट लाइन को छोड़ दीजिए आप अभी। आपको ये समझ में आया ना कि अनिश्चितता सिद्धांत कहां से आ गया, कैसे आ गया, कहां से आया? डी ब्रोगली के बाद। डी ब्रोगली के तरंगकण द्वैती प्रकृति के आधार पर, श्रोडिंजर के तरंग पैकेट की व्याख्या के आधार पर, और तरंग पैकेट के अंदर कण की उपस्थिति को बताने के लिए मैक्स बोर्न के प्रायिकता सिद्धांत के आधार पर। ठीक है ना, ये जो मैक्स बोर्न थे उनके प्रायिकता सिद्धांत के आधार पर हाइजेनबर्ग ने अपनी विचार रखे। क्या रखा उन्होंने? कि परमाणुवीय जगत में किसी परमाणुवीय कण के व्यवहार को प्रदर्शित करने वाली दो संयुग्मी राशियों को एक साथ अति शुद्धता से नहीं मापा जा सकता। उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि होगी ही। कितनी अशुद्धि होगी, कैसी अशुद्धि होगी, उसकी व्याख्या उन्होंने की। अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया उन्होंने, उसमें अपनी व्याख्या की है उन्होंने। कैसी व्याख्या की है मैं उस पर बताता हूं। संयुग्मी राशियां जहां तक मेरे को लगता है आप समझ में आ गया होगा आपको, तो यहां मैंने दिखाया है आपको। देखिए कौन कौन से संबंध दिखाने हैं आपको। ये x स्थिति और संवेग, ऊर्जा और समय, और ये है कोणीय संवेग और आपका कोणीय स्थिति। ठीक, इन्हीं पे बात करेंगे। कैसे बात करें अब? तो चूंकि श्रोडिंजर सर के तरंग पैकेट वाली बात हो रही है, तो हम लोग अब सीधा सीधा तरंग पैकेट से ही बात शुरू करते हैं। हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, ध्यान रखना भाई ना, मैं दो तरंग लेके चल रहा हूं, जबकि श्रोडिंजर के हिसाब से कण के साथ अनेक तरंग संबंधित होते हैं। तो पहले दो को लेके हल कर लेते हैं, जो लास्ट में उत्तर आएगा उसमें बता देंगे भाई कि यहाँ पे दो तरंगों के लिए ये मान आ रहा था,
अनेक तरंग होंगे तो इस मान को इतना रखना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो पहले 2 के लिए कर सकते हैं, 2 के लिए करेंगे तो हम लोग का सूत्र आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, गणना करना आसान होगा। तो तरंग पैकेट से हम लोग शुरू करते हैं। मान लेते हैं तरंग पैकेट के अंदर 2 तरंग हैं। पहले तरंग का विस्थापन y1, दूसरे का विस्थापन y2। तो y1 बराबर a sin ω1t माइनस k1x पहले तरंग के लिए। दूसरे तरंग के लिए y2 बराबर a sin ω2t माइनस k2x। आ गया, दोनों में अध्यारोपण हुआ। जब दोनों में अध्यारोपण होगा तो आपको यह सूत्र मिला। यह सूत्र आप देखे हैं, a sin ω1t माइनस k1x, a sin ω2t माइनस k2x। तो ये साइन c और साइन d का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या आएगा, 2 sin c प्लस डी बाई 2, है ना। फिर 2 cos c माइनस डी बाई 2। तो c प्लस डी मतलब, यहां देखिए c प्लस डी अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ये देखिए ω1t माइनस k1x प्लस ω2t माइनस k2x। क्या आया, ω1 प्लस ω2 बाई 2t माइनस k1 प्लस k2 बाई 2x आएगा भाई। इसको सॉल्व करके देख लो आप। साइन c प्लस डी मतलब ये और प्लस ये, तो t कॉमन लेंगे तो ω1 प्लस ω2 बाई 2 और k1 प्लस k2 बाई 2 आएगा। इसी प्रकार c माइनस डी तो ω1 माइनस ω2, फिर k1 माइनस k2x। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है ना। अब क्या करते हैं, ये जो 2a है ना, इसको मैं कैपिटल ए लिख देता हूं। 2a, a भी नियत है और 2 तो नियतांक है ही, दोनों मिलके कैपिटल ए बना लिए। अब क्या आया, ये वाला जो टर्म था ना भैया कॉस वाला, उसको मैं पहले लिख दिया। इस डेरिवेशन को हम लोग समूह वेग में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो कॉस को आगे ले लिए, ये साइन वाला टर्म बाद में। क्यों बाद में भाई, आप लोग नहीं बोलते जब हम लोग विस्थापन समीकरण लिखते हैं एक तरंग का, तो y बराबर a साइन ओमेगा टी। a मतलब आयाम वाला टर्म, और साइन के बाद साइन वाला जो टर्म होता है वो तरंग व्यवहार को बता देता है ना भाई, परिवर्तन को, उसके ज्यावक्री परिवर्तन किस तरीके से होंगे तरंग में। इस तरीके से जो ज्यावक्री परिवर्तन होता है वो तो साइन वाला है, और ये जो पहले के टर्म है ना इतने, ये क्या है, इसके आयाम है। ठीक, इसको छोटा करते हैं, चलिए कुछ मान लेते हैं, कल्पना करते हैं। तो क्या मानेंगे आप, ये मानिए कि यहां जो आपका ω1 माइनस ω2 डेल ओमेगा है, k1 माइनस k2 डेल k है, और ω1 प्लस ω2 बाई 2, ये तो माध्य मान के टाइप का लग रहा है ना, तो ओमेगा मान लेते हैं और k1 प्लस k2 को k मान लेते हैं। तो आपका समीकरण कैसा बन गया भाई, आपका समीकरण बना y a cos डेल ओमेगा बाई 2t और डेल k बाई 2x साइन ओमेगा t माइनस kx। ठीक, यहां तक समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं, आगे गए तो अब क्या करें, अब ये देखते हैं कि हमारा ये जो तरंग पैकेट है ना, ये देखिए तरंग पैकेट किधर गया आपका, तरंग पैकेट, तरंग पैकेट, ये तरंग पैकेट है, ये देखिए ये 2 जगह पे बात करिए, यहां और यहां। क्या दिखा, इन दोनों जगह पे आयाम का मान 0 है। वो जो परिणामी तरंग का आयाम होगा ना, उसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x0 पे आयाम 0 और x1 पे भी आयाम 0। तो आयाम कितना आया है उसको ध्यान दीजिए, समझ में आया ना। आयाम 0 कैसे दिख रहा है तरंग पैकेट में, तरंग पैकेट के यहीं इसी के अंदर कहीं कण है। कहाँ पे है, तो बोले जहां आयाम सबसे ज्यादा है वहां होने की चांसेस ज्यादा है, लेकिन हो सकते हैं यहां से लेकर के यहां के बीच में कहीं भी। तरंग कहाँ होगा, एग्जैक्ट कोई पूछे आपसे तो क्या बोलेंगे भाई, x0 से x1 के बीच में कण कहीं ना कहीं होगा। ठीक, और कहां है आपके हिसाब से, तो बोले भाई जहां आयाम अधिकतम हो है ना, वहां कण के होने की संभावना अधिक है, संभावना अधिक है, होगा नहीं। कण कहां होगा, तो बोले x0 से x1 के बीच में होगा। तो चलिए, आपने परिणामी तरंग का समीकरण निकाला, ये तो इसको मैंने लिखा, इसको मैंने ये कहा कि ये पूरा का पूरा आयाम है, a cos डेल ओमेगा बाई 2t माइनस डेल k बाई 2x आयाम है। x0 पे आयाम को 0 करना है,
मतलब ए डैश के मान को शून्य करना है, और ये तो कला है इसका तरंग का। तो शून्य करने के लिए क्या करें? अगर आपको शून्य करना है आयाम को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप ये बोलेंगे कि भाई ये जहां पे शून्य हो गया, मतलब ए डैश का मान शून्य, यानी कि ये शून्य, आयाम शून्य है ना। तो शून्य मतलब क्या? जहां पे कॉस का मान, देखिए कॉस अगर हम लोग लें तो कॉस 90 जीरो है ना। तो हमने क्या लिया इसके लिए, अधिकतम मान के लिए? आप ये कहिए कि इसको, ये जो कॉस है, कॉस थीटा, इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तब तो ये जीरो हो गया। तो इसको मान लीजिए कॉस थीटा बराबर जीरो। कब होगा? जब थीटा का मान 90 होता है। तो यहाँ तरंग पैकेट है ना भाई, बहुत सारे तरंग से मिलकर बना हुआ है, तो एन ले लेते हैं। तो ये क्या आया? 2n+1 π/2 आया। अब x बराबर जीरो के लिए n की जगह क्या रखिए? जीरो रख दीजिए। n की जगह अगर जीरो रख देते हैं तो आपका समीकरण क्या बना? डेल ω/2t डेल k/2x0, और यहाँ जीरो रखे तो π/2, किसके लिए? x0 के लिए। डाउट थोड़ी हो रहा है भाई? आपके तरंग पैकेट को देखो ना, आपने जो अपनी कॉपी में चित्र बनाया है, x0 पे आयाम शून्य और x1 पे आयाम शून्य, और इन दोनों के बीच मतलब x0 से x1 के बीच कण कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, मैक्स बोर्न के संभावना व्याख्या के अनुसार। ठीक है, अब इसी प्रकार x1 के लिए, x1 के लिए निकालेंगे तो मैं n की जगह क्या करूंगा? आपको मैं भाई बोलूंगा n की जगह यार 1 रख दो। तो चलिए 1 रख देते हैं। n समीकरण 1 बन गया ना। अब क्या करें? ये x1 निकालिए, तो 1 रख दिया। 1 अगर रखे तो डेल ω/2t डेल k/2 x1 3π/2 आ गया। वहां क्या आया था? डेल ω2/t माइनस डेल k/2 x0 बराबर π/2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपने कॉपी में लिख के रखिएगा प्लीज, ताकि आप दोनों इक्वेशन को एक साथ देख सकें। मेरे साथ रिस्ट्रिक्शन है कि आप मेरे इस चित्र में एक साथ नहीं देख पाएंगे, है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों को क्या कर देते हैं? देखिए, डेल ω/2t डेल k/2 x1 ये समीकरण है, माइनस उसको, तो उसमें क्या होगा? डेल ω/2t माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस, डेल k/2 x0 π/2 माइनस 3π/2। क्या आया भाई? ये वाला टर्म कट गया। क्या निकल के आ गया? आपके पास निकल के आया ये माइनस डेल k/2 x1 माइनस x0 बराबर माइनस पाई। माइनस और माइनस को हटा देते हैं, तो डेल के x1 माइनस x0 2 पाई। 2 को उधर पक्षांतर कर दिए इधर, तो ठीक है। x1 माइनस x0 मतलब डेल x, स्थिति में परिवर्तन x0 से लेकर x1 के बीच कहीं भी होगा। अब 2 पाई बाई डेल के, तो डेल x बराबर 2 पाई, डेल के का मान जानते हैं आप, संचरण नियतांक है 2 पाई बाई लैम्डा, तो ये आ गया 2 पाई बाई लैम्डा। तो डेल मतलब 2 पाई सामने आ जाएगा, तो ये 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, तो 1/1 लैम्डा आया। ठीक है, फिर आगे गए तो 1 और लैम्डा, भाई डी ब्रॉगली सर ने कहा था h/p, तो 1/लैम्डा p/h, ये देखिए p/h। अब h को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो h/डेल p आ जाएगा। अब डेल p को इधर ले आइए, तो डेल x डेल p बराबर h आया। समझ में आया? कितने वेव के लिए आया ये? कितने के लिए है ये? आप क्या बोलेंगे? 2 तरंग लिए थे, लेकिन श्रोडिंगर सर के हिसाब से क्या था? कण के साथ अनेक तरंग संबंधित होते हैं, तो उन्होंने इसमें संशोधन किया। अनेक तरंग लेके अगर आप चलेंगे तो h की जगह ये क्या आ जाएगा? h/2। ये h समझते हैं क्या होता है? h मतलब ये होता है h/2 तो जब अनेक तरंग लेके आप इसको हल करेंगे तो डेल x डेल p का जो मान आएगा आपका h/4 आएगा, और h/2 को मैं अगर h लिख दूं तो h/2 बचेगा। तो या तो ये ऐसा रिलेशन आएगा
ये है आपके हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत की पूरी व्याख्या, या उनका एक्चुअल सिद्धांत कहिए। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि भाई इसको क्या लिखें। तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का सही कथन क्या है, आपका प्रश्न अब ये होना चाहिए। समझ में आया ना भाई? एच आ रहा था 2 के लिए, अगर अनेक के लिए करेंगे तो कितना होगा, एच बाई 4 पाई, और एच बाई 2 पाई को क्या बोलते हैं, एच कट। तो डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन यानी बड़ा या बराबर होगा एच कट बटे 2 के। तो वास्तविक कथन क्या है अनिश्चितता सिद्धांत का, तो किसी परमाणुवीय कण की स्थिति व संवेग के एक साथ मापन में अनिश्चितताओं का गुणनफल कभी भी एच कट बाई टू से कम नहीं हो सकता है। समझ गए आप? अनिश्चितता सिद्धांत का सही कथन क्या है, किसी परमाणुवीय कण की स्थिति डेल एक्स और संवेग डेल पी के एक साथ मापन में अनिश्चितता का गुणनफल, डॉट दिख रहा है ना, वो गुणनफल है। किसी परमाणुवीय कण की स्थिति यानी कि डेल एक्स व संवेग डेल पी के एक साथ मापन में अनिश्चितताओं का गुणनफल कभी भी एच कट बाई 2 से कम नहीं हो सकता, कम से कम इतना, इससे कम संभव नहीं है। ये कौन बताए, हाइजेनबर्ग ने। किसके लिए बता दिए हम लोग, अब हमने बता दिया स्थिति और संवेग के लिए। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं कि कैसे हो गया, कहां से आ गया, क्यों आ गया, इस टाइप से कोई बात नहीं है? चलिए अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग ये बात रखते हैं कि भाई जैसे ये समीकरण बना कि डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2, है ना। स्थिति की त्रुटि कितनी है, डेल एक्स। संवेग में त्रुटि कितनी है, डेल पी। ठीक है, यदि स्थिति को शुद्धता से नापा जाए तो संवेग के मापन की शुद्धता कम हो जाती है। समझ में आया ना? मतलब आप ये कहिए कि कणों के लिए तथा संयुग्मी परिवर्तनशील राशियों के लिए ये लागू होगा। संयुग्मी परिवर्तनशील राशि मतलब डेल ई तथा डेल टी, ऊर्जा और समय, गतिज ऊर्जा और समय। पहले तो आप ये देखिए कि जो मैंने बताया था उसके हिसाब से ये सही है कि नहीं। ऊर्जा यानी कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। बल कितना हुआ, मात्रा गुणित त्वरण, तो मात्रा का m, त्वरण का LT माइनस 2 और विस्थापन का L, ये हो गई ऊर्जा। और इसके साथ T, ये हो गया T। करके देखिए कितना आ रहा है, m आ रहा है, L की घात 2 आ रहा है, T माइनस 1। मतलब किसमें निकालना है आपको, E और डेल T में ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और समय में अनिश्चितता निकालनी है। चलिए पहले ऊर्जा और संवेग में संबंध देखिए। गतिज ऊर्जा कितना होता है, p²/2m, याद है कि नहीं? p²/2m होगा ना गतिज ऊर्जा। कैसे हुआ, तो भाई E का मान 1/2 mv² होता है। दोनों पक्षों में m का गुणा कर दो, तो m की घात 2 v की घात 2 आ जाएगा, इधर भी m आ जाएगा, और 2 को इधर पक्षांतर कर दो तो क्या आया, 2em आएगा, बराबर mv का होल स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर। ठीक है, तो E का मान कितना, p²/2m। क्लियर है, डाउट तो नहीं हो रहा? चलिए अब डेल E, तो 1/2m तो ये नियत है, तो p² का, तो p² का 2p डेल p, तो डेल E का मान कितना आ गया भाई, ये 2 और ये 2 अगर कट गया तो 1/m, है ना। p का मान mv, तो m और m भी कट गया। ठीक है, तो डेल p का मान कितना आया, डेल p का मान आया डेल E/v। क्लियर है? अब वेग कितना होता है, ये विस्थापन और समय का अनुपात। अब डेल एक्स का मान निकालें तो v डेल t आ जाएगा। और आपने अभी अभी हाइजेनबर्ग सिद्धांत में क्या दिखाया था, डेल एक्स
गुणा डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। तो ए डेल एक्स की जगह वी डेल टी और डेल ई की जगह डेल ई बाई वी, तो वी और वी कट गया, तो क्या आ गया, डेल टी और डेल ई का गुणनफल भी एच कट बाई 2 से कम नहीं हो सकता। ये भी दिखा दिए आप। क्लियर हुआ? इसी प्रकार अब किसकी बात करें? कोणीय स्थिति। कोणीय स्थिति में अनिश्चितता मान लेते हैं फाई, डेल फाई, और कोणीय संवेग में अनिश्चितता मान लेते हैं डेल जे। अब डेल फाई और डेल जे इसी प्रकार से सीधा सा, तो जे का मान एम वी आर होता है, एम वी मतलब पी आर हो गया, आर क्या है, त्रिज्या, आपकी जो कक्षा है या वृत्त है उसकी त्रिज्या, तो आर का मान नियत होगा भाई ना। तो दोनों पक्षों में अगर डेल लेंगे तो डेल जे बराबर आर डेल पी, तो डेल पी का मान डेल जे बाई आर आएगा। अब कोण कितना होता है, आर्क बटे रेडियस, चाप बटे त्रिज्या। कोण क्या होता है, आर्क बटे रेडियस, चाप बटे त्रिज्या। तो डेल फाई कितना होगा, डेल एक्स बटे आर। डेल आर नहीं लिख सकते आप, क्यों, आर तो नियत रहेगा ना भाई। तो कितना आया, डेल एक्स बराबर आर डेल फाई। ठीक है, और आपने क्या प्रूव किया हाइजेनबर्ग से अभी अभी, डेल एक्स और डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। तो डेल एक्स की जगह आर डेल फाई यहां से, और डेल पी की जगह डेल जे बाई आर, तो आर और आर कैंसिल, तो डेल जे डेल फाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? तो वास्तविक कथन क्या है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का, चलिए बोलिए। किसी परमाणुवीय कण की स्थिति व संवेग के एक साथ मापन में अनिश्चितताओं का गुणनफल कभी भी एच कट बाई 2 से कम नहीं हो सकता है। यह है आपके हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। किसके आधार पर? मैक्स बोर्न के संभावना व्याख्या के अनुसार पर। कैसे आ गया फिजिक्स में संभावना? फिजिक्स तो यथार्थ की बात करता है ना, थोड़ा सा भी त्रुटि नहीं चाहिए रहता है हमको। इसीलिए प्रयोगशाला में हम बोलते हैं कि एक बार रीडिंग ले लिए कोई बात नहीं, दूसरी बार लो, दूसरी बार ले लिए तीसरी बार लो, तीसरी बार ले लिए चौथी बार लो। तो आप लोग पूछते हैं ना क्यों ले रहे हैं 4 बार, तो हम लोग क्या कहते हैं, यथार्थ चाहिए, एररलेस चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट रिजल्ट ला के दिखाओ। तो फिजिक्स में संभावना कहां से आ गई? मैक्स बोर ने बताई। क्यों बताई? क्योंकि श्रोडिंजर के हिसाब से गतिशील कण के साथ एक तरंग संबंधित नहीं होता, बल्कि तरंग पैकेट संबंधित होता है, और उस तरंग पैकेट के अंदर कण कहीं भी हो सकता है। इस प्रकार से आपने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत देखा। ठीक है, इनको भी नोबेल प्राइज मिला है क्वांटम मैकेनिक्स के विकास के लिए। किनको? हाइजेनबर्ग को। ठीक है ना, इनको शायद नोबेल प्राइज 1932 के आसपास ही मिला होगा। तो इस प्रकार से हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का ये सिद्धांत था, और डी ब्रॉगली सिद्धांत के आधार पर इसको हमने प्रूव कर दिया कि डेल एक्स डॉट डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2, जहां एच कट क्या होता है, तो एच कट को आप लोग एच बाई 2 पाई कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 लोग आपके हैं बेस्ट, इन लोगों के हिसाब से ही आपने ये बात कही। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग अनिश्चितता सिद्धांत का प्रायोगिक प्रदर्शन भी कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।